हाय एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम मैथमेटिक्स के PYQs कर रहे हैं MSTCT 2021 के। ओके, और आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की, विच इज़ मैट्राइसेस। ओके, टोटल 7 शिफ्ट में यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज पर शिफ्ट 3 क्वेश्चंस। इसका मतलब CT में इस चैप्टर का 6 मार्क्स का वेटेज है। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं मैट्राइसेस। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ A अल्फा इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ओके, A अल्फा ये मैट्रिक्स है, देन A स्क्वायर अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू कितना। मतलब ये जो A मैट्रिक्स है ना, ओके, अल्फा को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर सकते हो यहाँ से। ये अल्फा इसलिए आया कि जो A मैट्रिक्स है ना वो अल्फा के फॉर्म में है, कोस अल्फा, साइन अल्फा, साइन माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा, ऐसे। तो ये A मैट्रिक्स है, हमें फाइंड करना A स्क्वायर का इनवर्स। तो पहले A का स्क्वायर करो और फिर इनवर्स निकालो, बस हो गया। लेकिन आंसर हमें A अल्फा के फॉर्म में या A2 अल्फा के फॉर्म में चाहिए, यानी कि जो भी इसका आंसर आएगा ना वापस इससे रिलेट करना है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। क्या करेंगे, पहले A स्क्वायर फाइंड करते हैं। A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू ए, मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, अगेन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ओके, कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू माइनस साइन, यानी कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। यस, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, यानी कि 2 टाइम्स साइन कॉस। यस गाइस, देखो आराम से, कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, यानी कि साइन कॉस साइन कॉस, इसका मतलब 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यानी कि माइनस साइन कॉस माइनस साइन कॉस माइनस 2 साइन कॉस। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये होगा माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। तो ए स्क्वायर बना क्या, अच्छा इसको ए स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अल्फा लिख सकते हैं, पर अल्फा यहाँ पे इस तरह से इसलिए दिया, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको कि इस तरह का क्वेश्चन मैट्रिसेस में देते नहीं, पर क्योंकि हमें यहाँ पे ए के फॉर्म में वापस आंसर चाहिए ना, इसलिए अल्फा बना के दिया है। ठीक है, ए स्क्वायर अल्फा बना क्या, अगर ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, तो ये बनेगा कॉस टू अल्फा, इधर होगा माइनस साइन टू अल्फा, इधर होगा साइन टू अल्फा, और इधर होगा कॉस टू अल्फा। ओके, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा ही आया। अब इसका इन्वर्स भी तो फाइंड करना है ना। अच्छा, इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज ए इन्वर्स होता क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ओके, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ए। तो डिटर्मिनेंट कितना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ओके, ध्यान से देखो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या आएगा, कॉस इंटू कॉस माइनस माइनस साइन इंटू साइन, मतलब कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन, माइनस ऑलरेडी है ना गाइज। तो ये बनेगा ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इक्वल टू कॉस स्क्वायर टू अल्फा प्लस साइन स्क्वायर टू अल्फा, मतलब 1। ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट 1 आया, तो यहाँ पे 1 लिखना है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। ओके, हम एक्चुअल में ए का नहीं इनवर्स फाइंड करें, ए स्क्वायर का इनवर्स फाइंड करें, तो उस तरीके से लिखते हैं इसको। सो ए स्क्वायर अल्फा का इनवर्स मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर अल्फा विच इज़ 1, लिखने की जरूरत नहीं, हटा देता हूँ यहाँ पे इसको, और इधर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर अल्फा। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर अल्फा कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, 2 × 2 में तो डायरेक्टली देखते हैं ना, इन दोनों की जगह चेंज करना, इन दोनों का साइन चेंज करना, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास
इन दोनों की जगह चेंज करना मतलब सेम ही रहेगा, ये तो cos टू अल्फा यस cos टू अल्फा ओके। और इन दोनों का साइन चेंज करना है, यानी कि बनेगा sin टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा। ये आया है भाई अपना ए स्क्वायर अल्फा इनवर्स, यही फाइंड करना था और ये मिल गया। लेकिन आंसर ये नहीं, अभी अल्फा से रिलेट करना पड़ेगा इसको। अच्छा एक चीज़ तो क्लियरली दिख रही है कि भाई यहाँ पे टू अल्फा आ रहा है हर जगह। ओके कॉस के अंदर टू अल्फा, साइन के अंदर टू अल्फा। अल्फा जब रहेगा ना तो बाहर आएगा ए अल्फा या समथिंग कुछ तो अल्फा का फॉर्म, लेकिन अगर टू अल्फा रहेगा तो जो कुछ भी आंसर बनेगा वो टू अल्फा के फॉर्म में बनेगा, यानी कि ए एंड बी रिजेक्ट हो गए अपने, सी या डी में से कोई आंसर है। ओके अब एग्जैक्ट कौन सा आंसर है, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पे माइनस का है बट यहाँ पे प्लस का है। इसका मतलब माइनस अंदर होना चाहिए ना, क्योंकि कोस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और साइन के अंदर माइनस रहेगा तो बाहर आ जाएगा, तो आंसर आना चाहिए सी अंदर माइनस। तो एक बार चेक कर लेते कि आंसर सी एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, हम ए माइनस टू अल्फा फाइंड करके देख लेते हैं साइड में। ओके सी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैं कि ये है कि नहीं। ये ए अल्फा है तो ए माइनस टू अल्फा क्या होगा, अल्फा की जगह माइनस टू अल्फा। यस गाइस अल्फा की जगह माइनस टू अल्फा, तो इधर मैट्रिसेस में भी तो मैट्रिक्स में भी तो अल्फा की जगह माइनस टू अल्फा पुट करेंगे ना, तो ये बनेगा कॉस माइनस टू अल्फा, इधर आएगा माइनस साइन माइनस टू अल्फा, इधर आएगा साइन टू अल्फा माइनस टू अल्फा, इधर कॉस माइनस टू अल्फा। ठीक है कॉस माइनस टू अल्फा इज कॉस टू अल्फा, साइन माइनस टू अल्फा इज माइनस साइन टू अल्फा, यहाँ से माइनस बार आएगा तो ये बनेगा साइन टू अल्फा, और यहाँ से माइनस चला जाएगा तो कॉस टू अल्फा, क्योंकि कॉस में माइनस होता है तो फर्क नहीं पड़ता, साइन में माइनस बाहर आ जाता है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या कि कॉस माइनस टू अल्फा ये बना है। ओके कॉस माइनस टू अल्फा ऐसा बना है, और ए इस सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ए टू अल्फा ये बना, और ए स्क्वायर अल्फा इनवर्स ये बना, और ये दोनों सेम है। अगर आप नोटिस करो तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ए माइनस टू अल्फा इज एक्चुअली इक्वल टू ए स्क्वायर अल्फा इनवर्स, यानी कि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके देखो आप आराम से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए हो सकता है किसी को डिफिकल्ट लगे और ऐसा लगे कि इतना बड़ा सॉल्यूशन है क्या, नहीं। आपको अगर एक बार समझ आएगा, आप खुद से करोगे तो 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इफ इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, देन व्हाट इज एक्स। अच्छा किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, यानी कि अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता ना तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए, राइट ना। यस बिल्कुल, 1 4 2 2 माइनस 1 4 x 7 माइनस एक्स, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो ये मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जीरो कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग में एक्सपेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के अलॉन्ग, यानी कि ये 1 आएगा पहले, 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, 1 मल्टीप्लाई होगा, इसका रो कॉलम छोड़ दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ओके यानी कि -1 इंटू -6 माइनस 4 इंटू 7, ठीक है -2 इंटू ये गया ये गया, ओके ये गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 4 इंटू -6 माइनस 2 इंटू 7, 4 इंटू -6 माइनस 2 इंटू 7 14 प्लस x इंटू ये x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका रो और कॉलम गया, तो ये बनेगा 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू -1, 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू -1 -2, तो ये +2 हो जाएगा। यस गाइस सिंपल है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। -22 -2 इंटू 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 एंड 14 यानी कि 38 -38, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू 38 प्लस x इंटू एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 के साथ, यानी कि ये बना 18x इक्वल टू 0। अच्छा ये हो रहा अपने पास कितना 70
76 प्लस का और 22 माइनस का, 76 प्लस का 22 माइनस का कितना बनेगा? 4 5 54 क्या? यस, प्लस का 54 18x इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से x इक्वल टू आ रहा -54 अपॉन 18, यानी कि x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ओके, देन व्हाट इज A? ओके, A इनवर्स गिवन है, A मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। एक तरीका ये है कि A इनवर्स का इनवर्स फाइंड कर लो। A इनवर्स का इनवर्स A होता है, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे ना तो हमें A मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अच्छा मेथड नहीं है, मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन के लिए ये यूज नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे इसको? देखो, A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ओके, तो इधर मैं A इनवर्स लिख देता हूँ और ये सारे अपने A है, इनमें से कोई एक A है। A इनवर्स क्या है? 3 2 6 1 1 2 2 5 5 2 5 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अगर ये आपको समझ आएगा ना तो 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये अपना A इनवर्स है, इसमें इन चारों ऑप्शन में से कोई एक A होगा और यहाँ पे इधर मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है, इसको हटा सकते हैं। अच्छा, तो क्या करेंगे? अगर हम ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें ना तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि A ऑप्शन के फर्स्ट कॉलम में और C ऑप्शन के फर्स्ट कॉलम में सेम सेम एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट कॉलम सेम है A एंड C ऑप्शन का, और B एंड D ऑप्शन का फर्स्ट कॉलम सेम है। यानी कि एक ही बार में समझ आ जाएगा कि कौन से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। कहने का मतलब, अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। यस गाइज, A इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब A इनवर्स का फर्स्ट रो, A इनवर्स का फर्स्ट रो A के फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो वो ऑप्शन वाला कॉलम करेक्ट है, अगर नहीं आ रहा है तो बाकी दोनों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा? 3 इंटू -5 -15, 2 इंटू -1 -2, 6 इंटू 3 18। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? ये 1 आ रहा है। यस, दिस इज 1। इसका मतलब या तो ऑप्शन ए करेक्ट है या फिर सी करेक्ट है। बी और डी रिजेक्ट हो गए। बी और डी क्यों रिजेक्ट हो गए? बी और डी इसलिए रिजेक्ट हो गए कि भाई अगर, एक मिनट, -2 + 18 = 1, ओके, ऐसे आ रहा। तो बी और डी इसलिए रिजेक्ट हो गए क्योंकि यहाँ पे -5 -1 3 है, इधर -5 1 3 है। जब -5 -1 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तब 1 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होने पे 1 कैसे आ सकता है? मतलब -1 को 1 करने पे, अगर यहाँ पे -1 से साइन हटा दिया, -1 को 1 कर दिया, तो ये 1 थोड़ी ना आ सकता है। आप समझे बात को? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट 1 आया, इसका मतलब ये वाले कॉलम में ये वाला कॉलम ही रिजल्ट दे सकता है। अब सोचो एक बार, फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो क्या आने वाला है? 3 इंटू -5 -15, 2 इंटू 1 +2, 6 इंटू 3 18, ये बन रहा 5। तो यहाँ पे 5 थोड़ी ना लाना अपने को तो 1 लाना। ओके, आपको समझ आया होगा ये? ठीक है, इसका मतलब या तो ऑप्शन ए करेक्ट है या फिर सी करेक्ट है। अब दोनों क्यों बोल रहा हूँ ए या सी में से? क्योंकि इनके कॉलम सेम सेम है। तो अभी तो एक कॉलम चेक किया ना हमने। अच्छा, एक काम करते हैं, और कौन सा चेक कर सकते हैं हम लोग? ये वाला चेक कर सकते हैं ना, थर्ड कॉलम, क्योंकि थर्ड कॉलम में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, तो पता चल जाएगा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ले रहा हूँ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे 0 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 है। इसका मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे अगर ए में 0 आ रहा है तो ए ऑप्शन करेक्ट है, अदरवाइज सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और 6 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। कितना बन रहा है? ये तो 12 बन रहा है।
इसका मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके गाइस, समझ आया आपको? आई होप आप सबको ये चीज़ समझ आई होगी। वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि इस मैट्रिक्स को किसी ऑप्शन के किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे ये वाली मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, 1 आया, इसका मतलब बी डी पहले ही रिजेक्ट हो गए। फिर सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती थी, इसलिए फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे 0 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है अपने पास 12, इसका मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी डी पहले ही रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब सी करेक्ट है। ठीक है, समझे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए इनवर्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ओके, बी इनवर्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है, ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू कितना? ए एंड बी को मल्टीप्लाई करके इनवर्स लेना, पर ए एंड बी अपने पास है नहीं, अपने पास तो ए इनवर्स बी इनवर्स है, तो क्या पहले इसका इनवर्स करके ए फाइंड करें, बी फाइंड करें? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं करना। इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, आप इस तरह से अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करके इनवर्स लेने का मतलब इंडिविजुअल इनवर्स लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो राइट मोस्ट है उसको पहले लिखना है। तो इन जनरल ए बी सी डी ऐसे 4 मैट्रिक्स हैं, ये मल्टीप्लाई होके इनवर्स लेने का मतलब डी इनवर्स इंटू सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ओके, ए बी इनवर्स फाइंड करना मतलब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करना, तो ये बी इनवर्स ये इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस जो आंसर आएगा फाइनल आंसर अपना। 1 - 3 0 1 मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 - 1 - 3 2 इज इक्वल टू, ओके नीचे लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 0 इंटू -1, 1 इंटू -3 0 इंटू 2, -3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके, -3 इंटू 2 1 इंटू -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 1 इंटू 2, फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 -7 -3 11, बस ये आंसर है, 2 -3 -7 11, ऑप्शन डी, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the cofactors of element of second column of this matrix are cofactors of elements of second column, ओके, सेकेंड कॉलम के कोफैक्टर्स क्या क्या होंगे वो हमें फाइंड करना, मतलब -1 2 एंड 3 के कोफैक्टर। अच्छा, कोफैक्टर से पहले एक बात बता देता हूँ, जिस किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना हो उसका रो और कॉलम छोड़ देना, जैसे -1 का कोफैक्टर फाइंड करना तो इसका रो और कॉलम छोड़ दिया, बाकी जो 4 एलिमेंट बचे हो ना उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, लेकिन साथ में साइन कन्वेंशन लेना है। 3x3 में साइन कन्वेंशन ऐसा होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह का। ओके, तो यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस आएगा मतलब हमें आगे माइनस लगाना, जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे ये इस -1 का कोफैक्टर फाइंड करना ना, तो ये रो छोड़ दिया ये कॉलम छोड़ दिया। ओके, तो ये जो 4 एलिमेंट बचे इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसके आगे माइनस लगाएंगे, यानी कि साइन चेंज करेंगे। ओके, और फिर इस 2 के लिए जो भी रिजल्ट आएगा आगे प्लस लगाएंगे, यानी कि एज इट इज रहेगा, और इस 3 के लिए अगेन साइन चेंज करेंगे, आगे माइनस लगाना मतलब साइन चेंज करेंगे। आप समझे होंगे बात को। इस -1 को इन जनरल कैसे लिख सकते हैं, मतलब एक जो कन्वेंशन होता है ना, इसको लिखेंगे 1 2 C12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ऐसे क्या रहेगा, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम चला गया, तो ये बन रहा 3 - 1 1 4, ओके, 3 - 1 1 4, इसका डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के आगे लगाना माइनस, यस गाइस, साइन कन्वेंशन, माइनस आगे रहेगा, ये बनेगा 12 - -1, ओके, 12 - -1 यानी कि 12 + 1 मतलब -13, C12 इज -13, इसका मतलब सी डी ऑप्शन डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया। फिर C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसके आगे आएगा प्लस, साइन कन्वेंशन के हिसाब से,
और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम चला गया, बाकी जो 4 एलिमेंट बचे उनका डिटर्मिनेंट, किस किस का डिटर्मिनेंट, 1 - 1 2 4, ओके 1 - 1 2 4, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 1 × 4 माइनस -1 × 2 विच इज -2, तो ये +2 हो जाएगा, ओके 6। अच्छा, ऑप्शन ए करेक्ट। थर्ड फाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 ऑप्शन पहले ही रिजेक्ट हो गए, बाकी 2 बचे, उसमें से एक में 6 एक में -6, तो 6 वाला करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन ए। ओके, आप इस 3 का भी कोफैक्टर फाइंड करके देख सकते हो, 5 आएगा वो। हो गया क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है इफ एफ एल्फा इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ओके वेयर एल्फा बिलोंग्स टू आर, एल्फा कोई रियल नंबर है, देन एफ एल्फा इनवर्स इज इक्वल टू कितना। एफ एल्फा का इनवर्स यानी कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स हमें फाइंड करना है। ओके, इनवर्स फाइंड करने से पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे ना। एफ एल्फा का डिटर्मिनेंट, ओके मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करना चाहिए क्योंकि 2 जगह 0 है, तो सिर्फ ये 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये रो और कॉलम गया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आप नोटिस कर रहे हो कॉस स्क्वायर माइनस माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि ये बन रहा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। थर्ड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड किया, एफ अल्फा का डिटर्मिनेंट आया 1। ओके, सिंपल है, ठीक है। एफ अल्फा का इनवर्स किसके इक्वल होगा, एफ अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एफ अल्फा इंटू एडजेंट ऑफ एफ अल्फा। ओके, ये तो 1 है, इसका मतलब जो एडजेंट आएगा ना एफ अल्फा का वही इनवर्स आएगा। अच्छा, एडजेंट कैसे फाइंड करेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, इसका कोफैक्टर ट्रांसपोज लेंगे, इसका मतलब सारे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करके जो मैट्रिक्स बनेगी ना उसका ट्रांसपोज, इसका मतलब जो रो वाइज कोफैक्टर बनेंगे ना उसको कॉलम वाइज लिखेंगे। ओके, देखो यहाँ तक जब हम PYQs करते हैं उससे पहले तक ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती है क्लास में, कि इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो के कोफैक्टर को कॉलम में अरेंज करना, फिर सेकंड रो के कोफैक्टर को सेकंड कॉलम में अरेंज करना, थर्ड रो के कोफैक्टर को थर्ड कॉलम में अरेंज करना, वो डायरेक्ट एडजॉइंट मिलता है हमें। ओके, थोड़ा याद दिला देता हूँ अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो। जैसे इसका कोफैक्टर फाइंड किया वो इस जगह पे रखेंगे, इसका कोफैक्टर फाइंड किया इस जगह पे आएगा, इसका कोफैक्टर फाइंड किया इस जगह पे आएगा, अकॉर्डिंगली सारे कोफैक्टर फाइंड हो गए। फिर इनका ट्रांसपोज लेना होता है, यानी कि ये जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर है ना वो फर्स्ट कॉलम में आ जाते हैं, तो ऐसे ट्रांसपोज लेने पे जो बनेगा वो एडजॉइंट बनता है, राइट। यस, बिल्कुल। इसका मतलब हम डायरेक्टली ये मैट्रिक्स फाइंड ही नहीं करेंगे जिसका ट्रांसपोज लेना, डायरेक्टली ट्रांसपोज लेके ही कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट रो के कोफैक्टर को फर्स्ट कॉलम में डाल रहा हूँ। ओके, कैसे कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, देखो कॉस अल्फा का कोफैक्टर मतलब कॉस अल्फा जिस रो और कॉलम है उसको छोड़ दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट कितना, 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस 0, यानी कि कॉस अल्फा, सिंपल कॉस अल्फा बना। ओके, फिर माइनस साइन अल्फा का कोफैक्टर, यानी कि इसका रो और कॉलम छोड़ दो, जो ये 4 एलिमेंट बचे उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, साइन अल्फा इंटू 1, देखो ना ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ रहा साइन अल्फा। लेकिन ये इस जगह पे कोफैक्टर जो इसका कोफैक्टर है ना वो हम इधर डालने वाले हैं, इधर आएगा साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा, साइन कन्वेंशन भी लेना होता है हमें, प्लस माइनस, वो एक बार पूरा मैट्रिक्स बनने के बाद लेंगे, ज़्यादा अगर एक साथ करेंगे ना कन्फ्यूजन रहेगा। इसका कोफैक्टर हमने इस पोजीशन पे लिखा है, ठीक है। इसका कोफैक्टर ये रो और कॉलम गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 0 आ रहा है, तो ये 0 यहाँ पे आएगा। ओके, अच्छा इसका कोफैक्टर, अब देखो सेकंड रो का कोफैक्टर लिख रहा हूँ, ले रहा हूँ, तो वो सेकंड कॉलम में लिखेंगे हम लोग। ओके, सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड कॉलम में लिखेंगे। साइन अल्फा का कोफैक्टर, इसका रो और कॉलम गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या बनेगा ये 1 इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस 0, यानी कि माइनस साइन अल्फा, यस माइनस साइन अल्फा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम गया, कॉर्नर के एलिमेंट्स, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कॉस अल्फा, यह आएगा इधर कॉस अल्फा। अच्छा, फिर इस 0 का कोफैक्टर, इसका रो और कॉलम गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 0 आ रहा है, 0 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे 0 आ गया। ओके,
अब थर्ड रो के कोफैक्टर हम लिखेंगे थर्ड कॉलम में, ठीक है। इस जीरो का कोफैक्टर क्या रहेगा, इसका रो और कॉलम छोड़ दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जीरो आ रहा है, यस जीरो। फिर इसका कोफैक्टर रो और कॉलम छोड़ दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यस गाइस अगेन ये भी जीरो आ रहा है, यस। फिर वन का कोफैक्टर ये गया, क्या बनेगा, कॉस इंटू कॉस माइनस साइन इंटू माइनस साइन, यानी कि कॉस स्क्वायर माइनस माइनस साइन स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी कि 1, ओके। अच्छा साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब आगे माइनस लगा रहा हूँ, अगर इसके आगे माइनस ऑलरेडी होता तो साइन चेंज हो जाता, ओके। तो जहाँ पे प्लस की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं, प्लस को क्या आगे लिखना, 3 को प्लस 3 थोड़ी ना लिखते हम लोग, तो ये एज इट इज प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, तो माइनस करेंगे आगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, ओके। मतलब ऐसे करना पड़ेगा, माइनस आगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ओके। माइनस इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस, ऐसा हो गया ये, ठीक है। अच्छा देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम एज इट इज, यानी कि जो कांस्टेंट है ना वो कांस्टेंट एज इट इज आ रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट एज इट इज, ठीक है। कॉस की जगह कॉस एज इट इज, लेकिन साइन के आगे ना ये साइन चेंज हो गया, साइन के आगे साइन चेंज हो गया, मतलब जिसमें प्लस साइन था वो माइनस साइन हो गया, जहाँ पे माइनस साइन था वो प्लस साइन हो गया। और ये अभी जस्ट एक क्वेश्चन आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन था, उसी में हमने डिस्कस किया था कि कॉस अगर एज इट इज है और साइन के आगे माइनस आ रहा है, इसका मतलब अंदर माइनस है, अल्फा में माइनस अल्फा है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। पर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ये अपना क्या आया पता है, ये आया है एफ अल्फा इनवर्स, ओके। अब मैं एक बार एफ माइनस अल्फा देख लेता हूँ, एफ माइनस अल्फा क्या आएगा, देखो ये एफ अल्फा ना, एफ माइनस अल्फा मतलब अल्फा की जगह माइनस अल्फा पुट करें, अब कॉस में माइनस अल्फा पुट करेंगे कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन में माइनस अल्फा पुट करेंगे माइनस बार आ जाएगा, और कांस्टेंट में तो है ही नहीं अल्फा, तो क्या पुट करें, ओके। इधर साइन में अल्फा की जगह माइनस अल्फा पुट किया, माइनस बार आ गया तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बन गया ये, और इधर कॉस में माइनस अल्फा पुट किया तो ये कॉस अल्फा। आपको नहीं लगता ये दोनों सेम है, यस। इसका मतलब एफ अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस अल्फा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, ओके। सेवन क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज, एक्स किधर है, ये रहा एक्स, वाई ये रहा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब हमें ए गिवन है, अगर हमने एडजॉइंट ए फाइंड कर लिया तो कंपेयर करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल एडजॉइंट ए फाइंड करना है, और एडजॉइंट ए भी पूरा फाइंड नहीं करना है, सिर्फ जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दिख रही है ना वही फाइंड करना है, ओके। देखो एक तो ये तरीका है कि ए से एडजॉइंट ए फाइंड करो, वो वाली वैल्यू जहाँ पे एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स प्लस वाई फाइंड कर सकते हो। और दूसरा मेथड है इस रिलेशन से, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है, इससे भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। मुझे ये ज़्यादा बेटर मेथड लगता है, पर मैं दोनों बता देता हूँ आपको। फर्स्ट मेथड क्या रहेगा, हम एडजॉइंट ए की ये पोजीशन वाले दोनों एलिमेंट फाइंड करते हैं। अच्छा एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का इस पोजीशन का जो कोफैक्टर आएगा ना, वो अगर इस जगह पे पुट करेंगे तो एडजॉइंट मिलेगा। मतलब रो वाइज जो कोफैक्टर होते हैं उनको कॉलम वाइज डालना होता है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर को कॉलम वाइज, सेकंड रो के कोफैक्टर को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो के कोफैक्टर को थर्ड कॉलम में। अगर ऐसे डालेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो एडजॉइंट होती है, राइट ना, यस। तो हमें एक्स फाइंड करने के लिए किसका कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, मुझे लगता है इस -1 का, क्योंकि इस -1 का जो कोफैक्टर आएगा ना वो इस जगह पे जाएगा, यस। देखो जो डायगनल के एलिमेंट होते हैं उनके कोफैक्टर सेम पोजीशन पे रहते हैं, डायगनल पे ही रहते हैं, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट रहेंगे ना वो ऐसे स्विच हो जाते हैं इस तरह से। मतलब इस जगह का कोफैक्टर यहाँ पे जाएगा, इस जगह का कोफैक्टर यहाँ पे जाएगा, इसका कोफैक्टर यहाँ पे जाएगा, तो इस तरह से अरेंज करने पे जो मिलेगा वो एडजॉइंट ए मिलता है, राइट ना, यस। तो -1 का जो कोफैक्टर होगा वही अपना एक्स है, क्योंकि -1 का कोफैक्टर इस पोजीशन पे जाएगा, यानी कि एक्स की जगह पे जाएगा। तो -1 का कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा वो एक्स रहेगा। अच्छा -1 का कोफैक्टर क्या है, इसका रो और कॉलम चला गया,
ये जो 4 एलिमेंट बचे उसका डिटर्मिनेंट 1 इंटू 0, ओके 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 2 कितना बन रहा है ये बन रहा है -4। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमें प्लस माइनस इसके आगे माइनस लगाना चाहिए। यस, पूरा प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ मैं कि C21 हम फाइंड करें। C21 साइन कन्वेंशन के हिसाब से आगे माइनस आएगा, C21 का रो और कॉलम छोड़ दिया तो 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि ये बन रहा -0 माइनस 4 मतलब 4। ओके, C21 आ रहा 4 यानी कि x इक्वल टू 4 आया। अच्छा, y कैसे फाइंड करेंगे? इस जगह का कोफैक्टर, क्योंकि डायगोनल के कोफैक्टर सेम पोजीशन पे रहते हैं, तो यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है कि ट्रांसपोज लेने पे क्या बनेगा। ओके, तो इस 1 का कोफैक्टर क्या आएगा? इसका रो और कॉलम चला गया, ये जो 4 एलिमेंट बचे इसका डिटर्मिनेंट। ओके, साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यस प्लस आ रहा मतलब साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। हम फाइंड करें C33 जो कि बनेगा प्लस, ओके रो कॉलम गया तो 1 इंटू 1 माइनस माइनस 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 माइनस माइनस 1 इंटू 0 मतलब 0 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, तो ये बन रहा है 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1। ओके, सो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, क्या आंसर आएगा? 5, ऑप्शन डी। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, समझ आया होगा आपको। ए गिवन है, एडजॉइंट ए अननोन फॉर्म में है, वो अननोन हमें फाइंड करना है, तो पूरा एडजॉइंट ए फाइंड करने की जरूरत नहीं, जहाँ पे अननोन है सिर्फ वो फाइंड करो। ओके, सिंपल है। अच्छा, एक और मेथड है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, पर मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है, इस बारे में नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इनवर्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन 2a प्लस आई टू इज इक्वल टू कितना? ओके, ए इनवर्स गिवन है, 2a प्लस आई टू फाइंड करना। आई टू मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि 1 0 0 1 वाली मैट्रिक्स। ओके, ये तो हमें पता है, ए नहीं पता। अगर ए मिल जाएगा ना तो 2a प्लस आई मिलेगा। ए इनवर्स से ए कैसे फाइंड करेंगे? ए इनवर्स का जो इनवर्स होता है ना वो ए होता है, ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा, ठीक है। ये ए इनवर्स है, इसका अगर वापस से इनवर्स ले लिया तो हमें ए मिल जाएगा। अच्छा, ए इनवर्स है क्या? देखो, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/2 अंदर जाएगा ना तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? 1/2 नहीं -1/2, इधर 1/2, इधर माइनस माइनस प्लस और ये 2 हो जाएगा, और इधर यहाँ पे -1। ये ए इनवर्स है अपना, इसका इनवर्स लेना अपने को। ओके, ए इनवर्स, इसका इनवर्स लेना मतलब क्या रहेगा? इसका पहले बार आएगा डिटर्मिनेंट। ओके, मान लेते हैं ये बी है अपना, ए इनवर्स की जगह में बी मान लेता हूँ। अभी बी का इनवर्स लेना है, बी का इनवर्स लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजेंट ऑफ बी। अच्छा, डिटर्मिनेंट कितना? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 इज -1/2, सो ये बनेगा 1 अपॉन -1/2 एडजेंट ऑफ बी। इसका एडजेंट फाइंड करना मतलब ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, हाँ नहीं ये मल्टीप्लाई नहीं, इन दोनों का जगह चेंज, इन दोनों का साइन चेंज। ओके, इन दोनों की जगह चेंज मतलब इधर -1 और इधर -1/2, इन दोनों का साइन चेंज मतलब इधर -1/2 और इधर -2। ओके, ये -1/2, 2 ऊपर चला गया और ये माइनस भी ऊपर गया, मतलब ये बन रहा -2, अंदर बनेगा -1 -2 -1/2 -1/2। ओके ओके, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? क्योंकि सारे माइनस 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 है तो सारे प्लस हो जाएंगे, और 2 जब अंदर जाएगा तो ये बनेगा 2 4 1 1। ये है अपना बी इनवर्स। बी इनवर्स मतलब ए इनवर्स का इनवर्स, मतलब ए है ये अपना। ओके, ठीक है, ए मिल गया तो 2a प्लस आई कितना होगा? देखो, 2a प्लस आई इज इक्वल टू 2a मीन्स ए के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 4 8 2 2 प्लस आई मीन्स 1 0 0 1, ये बनेगा 5 8 2 3। 5 8 2 3 अपना फाइनल आंसर है, 5 8 2 3 ऑप्शन बी।
यस गाइस, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। और भी तरीके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है कम टाइम में सोल्व करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ओके, यहाँ पे अननोन के फॉर्म में। ए इनवर्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये भी अननोन के फॉर्म में। ओके, ए एन सी यहाँ पे अननोन है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एन सी। ए एन सी का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ मैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किया, आपको याद होगा। ए गिवन है, ए इनवर्स गिवन है, और ए एंड ए इनवर्स दोनों में अननोन है, तो ये अननोन कैसे फाइंड करेंगे? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये ए इनवर्स, और इधर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का लिख देता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें इस तरह से इसको सिंप्लीफाई, देखो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 रो या 2 कॉलम इस तरह से लेना है कि जिसमें ए एन सी आएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे थर्ड रो को लेता हूँ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके, मतलब इसका थर्ड रो, इसका फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 0 आना चाहिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में यही है 0। तो जब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आना चाहिए, तो वहाँ से ए मिल जाएगा, ओके। और अगर मैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को लेता हूँ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, तो इसमें सी आ रहा है ना भाई। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्यों लिया? इसका अननोन, मतलब इसका सारे 0 1 2 सारे नॉन, और इसमें एक अननोन, तो इक्वेट करने पे सी की वैल्यू आ जाएगी। आप समझे? वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ए अपने पास ये रहा, ए इनवर्स ये रहा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये रहा। अभी थर्ड रो, अगर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को लेंगे तो 0 आना चाहिए, क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब आपस में मल्टीप्लाई होके एड होंगे तो वो 0 बनेगा, ओके। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा? ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लिया तो ये बन रहा 3 इंटू 1, ए इंटू -8 मतलब -8a, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 इज 5, ठीक, इज इक्वल टू कितना? 0। थर्ड और फर्स्ट कॉलम में वही एलिमेंट है। यहाँ से क्या मिलेगा? 8 माइनस 8a इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू 1। यस गाइस, a इक्वल टू 1। ऑप्शन डी करेक्ट है, सी फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें a 1 है। अगर आपको सी फाइंड करना है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेके देख लो, 0 इंटू 1, 1 इंटू 2c, एंड 2 इंटू 1 इक्वल टू थर्ड रो, नहीं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लिया ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 0 है, यस इक्वल टू 0। 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब c इक्वल टू -1। ओके, ऑप्शन डी, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, 10th क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना? एडजॉइंट ए फाइंड करना। तो क्या करेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे, रो वाइज जो कोफैक्टर होंगे ना उनको कॉलम वाइज अरेंज करेंगे, मतलब इन तीनों का कोफैक्टर इधर ऐसे लिखेंगे, इन तीनों का कोफैक्टर ऐसे लिखेंगे, इन तीनों का कोफैक्टर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओके। कॉस का कोफैक्टर ये गया, ये गया। अच्छा, साइन कन्वेंशन लेना नहीं भूलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे, ओके। लेकिन ये बाद में लेंगे हम लोग, पहले फाइंड कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि साथ साथ में लेना सही नहीं है, कन्फ्यूजन होता है। कि कॉस का कोफैक्टर कितना है? ये गया, ये गया, ये बन रहा कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा। और साथ साथ में ऑप्शन भी चेक करते जाते हैं, ताकि कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे तो एलिमिनेट कर देंगे। इधर कॉस थीटा आया मतलब ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ओके। रो वाइज कोफैक्टर ले रहा हूँ ना, उनको कॉलम वाइज अरेंज करने वाले, ओके। माइनस साइन थीटा का कोफैक्टर ये हो रहा है साइन थीटा, लेकिन हम माइनस लगाएंगे अपनी साइड से तो यह हो जाएगा माइनस साइन थीटा। आप नोटिस कर रहे हो यहाँ सिर्फ ऑप्शन बी में करेक्ट, ये ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि इधर साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा सिर्फ बी में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। कुछ आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप समझे ना बात को? रिपीट कर रहा हूँ मैं वापस से, यहाँ का जो कोफैक्टर आएगा ना वो इस पोजिशन पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम लोग, लेकिन माइनस लगा के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस अपनी साइड से लगाना पड़ता है ना, तो यहाँ का कोफैक्टर इधर लिखना है आगे माइनस लगा के। इसका कोफैक्टर कितना आएगा? इसका रो और कॉलम छोड़ दो, ये गया, ये गया, ये जो 4 एलिमेंट बचे इनका डिटर्मिनेंट कितना?
1 इंटू साइन माइनस जीरो, यानी कि साइन माइनस जीरो मतलब साइन। ओके, तो इसका कोफैक्टर आएगा माइनस ऑफ साइन, माइनस ऑफ साइन, वो सिर्फ ऑप्शन बी में। सिंपल है यार, एडजॉइंट ही तो फाइंड करना है, क्या है इसमें ऐसा। क्वेश्चन नंबर 11, 11th क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ओके, ए इनवर्स हमें फाइंड करना। अच्छा, ए दिया है और ए इनवर्स फाइंड करना है, तो पूरा ए इनवर्स नहीं फाइंड करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हमने इसी वीडियो में। ओके, अभी जस्ट पहले कि ए इनवर्स गिवन था और ए फाइंड करना था। हमने क्या किया था, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। ए गिवन है, ए इनवर्स इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके ओके, तो क्या करेंगे हम, कोई एक रो लेते हैं, मतलब इसका फर्स्ट रो लिया और इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके फर्स्ट कॉलम से, इसके फर्स्ट कॉलम से, इसके फर्स्ट कॉलम से, और देखते हैं कि 1 किस किस में आ रहा है। जिसमें 1 नहीं आएगा वो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होने पे 1 आना चाहिए। आप देख रहे हो, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। यस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, इधर आएगा 0 +1 +2 3 आ रहा है, ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में अगर चेक करें तो ये आएगा 0 -4 +5, यस यहाँ से 1 आ रहा है, ऑप्शन बी से 1 आ रहा है। ऑप्शन सी से देखो, ये जो 1/2 है ना, ये 1/2 सारे एलिमेंट के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आई मीन 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मतलब एक्चुअल में जो ये सी ऑप्शन में मैट्रिक्स है ना, वो है 1/2 -1/2 -1/2 -8/2 6/2 -2/2 ऐसे। ओके ठीक है, तो ये 1/2 जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और बार 1/2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये 1/2 हर एक एलिमेंट के साथ है तो इसको बाहर रख सकते हैं ना। ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी कि ये बना 1 इंटू 0 0, 1 इंटू -8, 2 इंटू 5, कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2, 2/2 इज 1। यस, सी ऑप्शन से भी 1 मिल रहा है। ओके, सी ऑप्शन से भी 1 मिला, मतलब ये भी रिजेक्ट नहीं हुआ अभी। और डी ऑप्शन से अगर चेक करें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 0 +3 +8/2 क्यों, ये वाला 2। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, और /2 एज इट इज, मतलब 11/2 बन रहा है। 11/2 नहीं रे बाबा, अपने को 1 चाहिए। सो ऑप्शन डी बी रिजेक्ट हो गया, ए रिजेक्ट हो गया, डी रिजेक्ट हो गया। अब बी और सी बचा। अच्छा, बी और सी बचा ना, अगर आप ऑब्जर्व करो ये चीज़, तो बी और सी में सारे एलिमेंट सेम है सिर्फ इसको छोड़ के। बताऊँ कैसे, जब ये 1/2 अंदर जाएगा ना तो ये बनेगा 1/2, देखो 1/2 -1/2 -1/2 -8/2 विच इज -4, यस -4। ओके, ये भी बन गया -4। अच्छा, इधर आएगा 6/2 3, -2/2 -1, 5/2 यस 5/2, -3/2 1/2 -3/2 1/2, सारे एलिमेंट से मैं सिर्फ इसको छोड़ के, यहाँ पे है 1/2 और इधर आएगा -1/2। ठीक है, तो सिर्फ ये बचा हुआ है जो डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा ए इनवर्स है। कैसे, इसका फर्स्ट रो लेते, इसका फर्स्ट थर्ड कॉलम लेते। ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेते, जिसमें 0 आ गया वो आंसर है। आप समझे ना बात को, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे 0 है तो 0 किस में आ रहा है, इसमें चेक करते पहले। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बनेगा, 0 इंटू -1, 0 इंटू, अरे यार 0 इंटू -1 है क्या, तो एक काम करते, ये 0 आ रहा ना, क्योंकि 0 है इसलिए कोई फर्क नहीं डालेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो हम एक काम करते, सेकेंड रो लेते हैं। ओके, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में 0 आ रहा है। ओके, सेकेंड रो थर्ड कॉलम करने पे ये क्या बनेगा, 1 इंटू -1, 2 इंटू -2, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इज 3, तो ये बन रहा है -2। ये 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया और ऑप्शन डी करेक्ट है। और हम चेक कर सकते हैं ऑप्शन डी एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम ले रहे हैं ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये होगा 1 इंटू 1/2, -1 इंटू 2, 3 इंटू 1/2, कितना हो रहा, 4/2 -2, 4/2 -2 इज 0, यस ये 0 बन रहा है।
ओके, सेकंड और थर्ड कॉलम में 0 बन गया है, इसका मतलब ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो वैसे भी रिजेक्ट हो गए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर हमें पूरा ये फाइंड करना पड़ेगा ए का इन्वर्स, और फिर कंपेयर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये बेस्ट मेथड है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, जिसमें 1 आ रहा है वो ऑप्शन रखा, बाकी दोनों को रिजेक्ट कर दिया। अभी इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो दोनों में से किसको रिजेक्ट करेंगे? अभी ऑब्जर्व करने पे पता चल रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट सेम है, सिर्फ इस पोजीशन वाले को छोड़ के। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लिया, लेकिन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये 0 से 1/2 मल्टीप्लाई होगा, इधर 0 से -1/2 मल्टीप्लाई होगा, 0 ही बनने वाला दोनों केस में, कुछ चेंज नहीं हुआ। इसलिए सेकेंड रो लिया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में 0 आना चाहिए, 0 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें मतलब ये आंसर है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, समझे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, if A equal to this matrix then A inverse doesn't exist if K equal to, मतलब A अगर ये मैट्रिक्स है ना, तो A इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब K की किस वैल्यू के लिए A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, A इनवर्स तब एग्जिस्ट नहीं करता है जब A का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ओके, A का डिटर्मिनेंट 0 करना, K का वैल्यू आ जाएगा, ये बन रहा माइनस के स्क्वायर, ओके, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस के स्क्वायर माइनस -4 इक्वल टू, सॉरी माइनस के स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब के स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब के इक्वल टू +-2, दोनों आंसर है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, the sum of three numbers is 6. Thrice the three number when added to the first number gives 7. On adding three numbers 3 times first number to the sum of second and third, we get 12. The product of these numbers is, ओके, ये जनरली हम लोग क्रैमर रूल से करते हैं अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना होता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स जैसा क्वेश्चन है। बस मान लेते हैं जो जिस नंबर की बात हो रही है वो XYZ है। सपोज नंबर्स आर XYZ, तो सम ऑफ 3 नंबर 6, मतलब x + y + z इक्वल टू 6। थ्राइस द थर्ड नंबर, मान लो थर्ड नंबर z है, तो थ्राइस द थर्ड नंबर यानी कि 3z व्हेन एडेड टू फर्स्ट नंबर गिव्स 7, यानी कि x + 3z इक्वल टू 7, x + 3z इक्वल टू 7। On adding 3 times first number, okay, on adding 3 times first number to the sum of second and third, we get 12, यानी कि 3x + y + z इज इक्वल टू 12 है। ओके, ये मान लेते फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। बस तीनों को सोल्व करना और तीनों नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना, मतलब हमें x × y × z फाइंड करना। ओके ओके, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको YZ दिख रहा है, दोनों जगह YZ और YZ, तो मुझे लग रहा है 1 - 3 करने पे हमें x मिल जाएगा। 1 - 3 करने पे 1 - 3 क्या, तो इधर x - 3x कितना, -2x, y + z कैंसिल हो गया, 6 - 12 कितना, -6, सो x = 3 आ गया। x = 3 आया, सेकंड में पुट करोगे तो z आ जाएगा, पुट इन 2, इधर 3 पुट किया तो z = कितना, ये 3 गया राइट हैंड साइड में, तो 3z = 7/3, सॉरी 7 - 3, यानी कि z = 4/3। ओके, z भी आ गया 4/3, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x है 3, y हमें फाइंड करना है, z है 4/3 = 6। अच्छा, ये 3 राइट हैंड साइड में गया तो 3 बनेगा, यानी कि y + 4/3 = 3 मीन्स y = 3 - 4/3। ओके, y = 3 - 4/3 कितना, 9 - 4 5/3, y की वैल्यू आ रही है 5/3। सिंपल है, 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। अच्छा, मल्टीप्लाई करना क्या मिलेगा, 4/3 5/3 × 3। ओके,
जेड वाई एक्स, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो, 5 × 4 20, 20/3 आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A equal to this matrix, then the value of determinant of this matrix is, A हमें गिवन है, A मैट्रिक्स गिवन है और A इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। अच्छा, एक तरीका है इसका इनवर्स फाइंड करो और डिटर्मिनेंट निकाल लो, और क्या। लेकिन उस मेथड से हम लोग नहीं करेंगे। इनवर्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि इनवर्स का डिटर्मिनेंट लेने का मतलब डिटर्मिनेंट का इनवर्स लेना, यानी कि ये जो -1 है ना वो बाहर आ जाता है डिटर्मिनेंट के। इसका मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट बनेगा ना उसका इनवर्स लेना, उसका रेसिप्रोकल लेना बस। ओके, समझे आप। ये इनवर्स का एक प्रॉपर्टी है। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, साइड में फाइंड कर लेते हैं। 1 0 1 0 2 2 1 3 1 इक्वल टू, फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के अलॉन्ग, यानी कि ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो 2 - 6 के साथ। ओके, 2 - 6 के साथ, यहाँ पे 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं बट लिख देते हैं। प्लस ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये गया 0 - 2 के साथ। ओके, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 0 - 2 के साथ, तो ये बनेगा -4 और इधर आएगा -2, मतलब ये बन रहा -6। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -6 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स लेना है। इनवर्स लेने का मतलब रेसिप्रोकल करना। सो डिटर्मिनेंट ए रेज टू -1 यानी कि -6 रेज टू -1 विच इज 1/-6, रेसिप्रोकल -6 का, -1/6, फाइनल आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ए गिवन है, ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। ओके, ए गिवन है, ए इनवर्स फाइंड करना। तो अगेन ये 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसके बारे में। ए गिवन है, ए इनवर्स फाइंड करना। ए इनवर्स इन 4 ऑप्शन में से कोई एक है, तो हमें रिलेशन पता है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि किस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1 बन रहा है। 0 1 0 0 0 1। ओके, देखो ये बात आपको समझ तो आ रही है ना, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन तीनों ही केस में नहीं समझा तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब मेरी साइड से प्रॉब्लम है कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया ऐसा। ए इक्वल टू, तो थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला क्वेश्चन। 1 3 5 0 3 2 0 0 -1, इधर आएगा ए इनवर्स। ओके, इधर ए इनवर्स आने वाला है जो कि ऑप्शन से लेंगे हम लोग, ए इनवर्स। अब सपोज ये वाला अगर अपना करेक्ट आंसर है तो इधर ए इनवर्स आना चाहिए। इसका मतलब जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा ही आएगा ना, अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो, राइट ना। तो मैं क्या करूँ, ए का फर्स्ट रो ए इनवर्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि एक्चुअल में 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये जो -1/3 वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो -1/3 को साइड में रखते हैं ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 1 0 0 इसके साथ होगा तो -3 और इधर 0 + 0, तो ये आ रहा माइनस माइनस गया, 3 से 3 गया तो 1 आ रहा है। यस गाइस, 1 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए रिजेक्ट नहीं हुआ। ओके, अच्छा अगर -3 होने पे, -3 के होने पे 1 आ रहा है तो 3 के होने पे 1 कभी नहीं आ सकता, इसका मतलब ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। ओके, -3 यहाँ पे भी है तो आएगा, क्योंकि ये 0 0 है तो इनकी वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। हाँ, लेकिन एक चीज़ दिख रही है ना, यहाँ पे 3 9 है, यहाँ पे 3 -9 है, यहाँ पे -3 -9 है। तो एक काम करते हैं, हम थर्ड रो को लेते हैं क्योंकि इसमें सारे तीनों एलिमेंट है, 0 किसी में भी नहीं। थर्ड रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 0 किस में आ रहा है। ओके, आप समझे ना बात को। अगर ए का थर्ड रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आना चाहिए, अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब आंसर नहीं है ये अपना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 5 × -3 2 × 3 -1 × 9। ओके, क्या बनेगा ये -15 + 3 × 2 -1 × 9,
और बार जो -1/3 है वो एज इट इज। -15 -9 -24, -24 + 6 -18, -18 इंटू -1/3 प्लस का 6, नहीं रे प्लस का 6 नहीं चाहिए अपने को, चाहिए 0। सो ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया। आप समझे बात को, ये ए है अपना, इसको मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने का ट्राई करो, अगर ये आंसर होता तो इससे मल्टीप्लाई होने पे 0 आना चाहिए था ना, आया तो नहीं। ओके सी चेक करें। अच्छा सी एक्चुअल में आंसर है, आपने ये नोटिस किया रहेगा 2021 में जो हाईलाइट करके लिखा हुआ ना ऑप्शन, वही आंसर है। तो डी चेक करते पहले, मतलब ये रिजेक्ट होगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, बार -1/3 एज इट इज, 5 -3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 -3 के साथ मल्टीप्लाई, -1 9 के साथ मल्टीप्लाई, कितना हो रहा है ये हो रहा +3 -12 -1/3 -12, यानी कि ये आ रहा 4, आना चाहिए था 0। तो डी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। जैसे ही डी ऑप्शन रिजेक्ट हुआ सी आंसर करेक्ट है, आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। आप समझे ना। बी ऑप्शन कैसे रिजेक्ट हुआ था, फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से आना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आ रहा था, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। ओके फिर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि भाई फर्स्ट कॉलम जो है ना ऑप्शन में वो ऑलमोस्ट सेम है। ओके फर्स्ट कॉलम सेम है, तो ऐसा रो लिया हमने जिसमें सारे एलिमेंट है, क्योंकि अगर 0 0 वाले आ जाएंगे ना तो इसको भी 0 करेगा, इसको भी 0 करेगा, इसको भी 0 करेगा, कुछ डिफरेंस पता नहीं चलेगा ना, इसलिए थर्ड रो लिया था यहाँ से। सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 30 सेकंड भी नहीं लगते अगर आप खुद से करोगे, समझने के बाद खुद से करते हो तो 30 सेकंड के अंदर अंदर हो जाता है। ओके सी आंसर करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, if A equal to this matrix then cofactor of all elements of second रो are respective। अच्छा सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करना, मतलब C21 C22 C23। ओके C21 साइन कन्वेंशन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस भी तो लेना होता है ना इसमें। तो ये होगा प्लस माइनस, यानी कि इसके आगे माइनस आएगा। ओके यहाँ पे आएगा माइनस, फिर जो C22 हम फाइंड करेंगे उसमें आएगा प्लस, और जो C23 फाइंड करेंगे उसमें आएगा माइनस। ठीक है माइनस प्लस माइनस, क्योंकि सेकेंड रो है इसलिए। ओके तो -4 का कोफैक्टर, C21 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, इसका फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो छोड़ दो, मतलब जिस रो और कॉलम है ना उसको छोड़ दो, बाकी जो बचे हुए 4 एलिमेंट उनका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आई थिंक ये हो रहा है 18 माइनस -21, दिख रहा है आपको, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 18 माइनस -21। ओके तो माइनस ऑफ 18 + 21 कितना 39 -39। ठीक है ऑप्शन सी रिजेक्ट हो गया है। अच्छा C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 15 माइनस -12। ओके 15 माइनस -12 कितना हो रहा है, 15 + 12 विच इज 27। ओके प्लस का 27, यानी कि ऑप्शन बी भी रिजेक्ट हो गया, डी भी रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है, +27 सिर्फ ए में। सिंपल क्वेश्चन, C23 फाइंड करने की जरूरत नहीं, ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। ये जो 4 मैट्रिसेस गिवन है इसमें से कौन कौन सी इन्वर्टिबल है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं हम लोग, डी ए सी ए बी। ओके तो क्या करेंगे हम लोग, ए फाइंड करते हैं, बी फाइंड करते हैं, और देखते हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ है क्या आंसर। अगर ए बी में से कुछ रिजल्ट मिलता है कि सिर्फ ए है बी नहीं है, या फिर दोनों है, तो बी सी में से कोई आंसर हो जाएगा। ठीक है अच्छा डायरेक्ट इधर मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट फाइंड करें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अच्छा इन्वर्टिबल कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। ओके इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। देखते ए का डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है कहीं पे। 2 इंटू 15 कितना 30, 30 माइनस 30, 30 माइनस 30 0, अरे ये तो 0 हो गया, मतलब इन्वर्टिबल नहीं है। हमें पूछा है कि कौन सी इन्वर्टिबल है, ये इन्वर्टिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी भी रिजेक्ट हुआ, बी भी रिजेक्ट हुआ। ओके अब बी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग से ओनली बी का ऑप्शन है भी नहीं।
समझे ना आप? ओके, सी को चेक कर रहा हूँ डायरेक्ट में। इन्वर्टिबल मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखते हैं। ये वन किसके साथ, फर्स्ट ओके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। ओके, ये वन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका रो कॉलम गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 8 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 3, 32 माइनस 30, 32 माइनस 30। अच्छा, फिर ये -2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, रो कॉलम गया, 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 5, 3 इंटू 8 यानी कि 24 माइनस 4 इंटू 5 यानी कि 20। ओके, प्लस 3, ये 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका रो और कॉलम गया, 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, 18 माइनस 16। ओके, तो क्या बन रहा, 2 माइनस 2 इंटू कितना 4 प्लस 3 इंटू कितना 2, ये हो रहा 2 6 8 8 और ये हो रहा 8 8 माइनस 8 0। अरे ये भी जीरो हो गया, सी भी जीरो हो गया, आई मीन डिटर्मिनेंट ऑफ सी भी जीरो हो गया। तो ये भी इन्वर्टिबल नहीं है। हमें पूछा इन्वर्टिबल कौन सी है, सी इन्वर्टिबल नहीं है गाइस। इसका मतलब डी ऑप्शन ए करेक्ट है, चेक करने की ज़रूरत नहीं। ओके, अगर आपको चेक करना है तो थर्ड कॉलम के अलोंग चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जीरो है इसलिए थर्ड कॉलम ले रहा हूँ। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, इफ ए एक्स इक्वल टू बी, ओके ए एक्स इक्वल टू बी, ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू कितना। ओके, ए एक्स इक्वल टू बी, ए मतलब 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1, एक्स कितना एक्स वाई जेड इक्वल टू बी, बी मतलब 4 0 2। ओके ओके, देखो इस ये लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स है, जो कि टेक्स्ट बुक में इस तरह का गिवन है। इसके 2 मेथड है सॉल्व करने के, मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ इन्वर्जन। लेकिन वो अगर प्रॉपर मेथड यूज़ करना होता है ना थ्योरी पेपर में, तो यूज़ करते हैं मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ इन्वर्जन। अगर इस तरह के क्वेश्चन MCQ टाइप में पेपर में आएंगे तो वो दोनों मेथड ही यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल को सोल्व करके XYZ की वैल्यू फाइंड करेंगे, बस और कुछ नहीं। ओके, तो क्या करना, ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा x माइनस वाई प्लस जेड, और रो किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, राइट। अच्छा, फिर सेकेंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू कितना 0। अच्छा, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 2। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, एक्स प्लस जेड सेम सेम है। इसका मतलब अगर मैं 1 माइनस 2 करता हूँ तो एक्स और जेड दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। यस, 1 माइनस 2 करने पे, 1 माइनस 3 करने पे, सॉरी 1 माइनस 3 करने पे, देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्स एक्स गया, जेड जेड गया, तो वाई माइनस वाई बचेगा, ये माइनस वाई और ये माइनस वाई। अच्छा, ये माइनस कैसे आया, अरे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको। अच्छा, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो x माइनस वाई, पहली बात तो मुझे नहीं समझ आ रहा, देखने वालों को तो क्या पता समझ आ रहा होगा। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो माइनस 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 होगा, ये कैंसिल, माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू हो रहा है 4 माइनस 2 यानी कि 2, माइनस 2y इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 यानी कि y इक्वल टू -1। अच्छा, y इक्वल टू -1 आया ना, तो y इक्वल टू -1 यानी कि यहाँ से x प्लस जेड का रिलेशन मिलेगा। अच्छा, y इक्वल टू -1 फर्स्ट और सेकेंड दोनों में पुट कर रहा हूँ, ये बनेगा x प्लस जेड इक्वल टू 1। ओके, सिंप्लीफाई भी कर दिया मैंने, y की वैल्यू -1 पुट करके। अरे यार एक मिनट, y इक्वल टू -1 पुट करना, 3 आएगा ना। ओके, x प्लस 1 प्लस जेड इक्वल टू 4, मतलब x प्लस जेड इक्वल टू 3। ओके, 3 आ रहा है, और इधर -1 पुट किया तो ये आएगा 2x माइनस 3z, इधर -1 पुट किया, राइट हैंड साइड में गया तो +1 हो गया यानी कि 1। अब इन दोनों को सोल्व करके x एंड z की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, इसको 4 कंसिडर कर लेते, इसको 5 कंसिडर कर लेते। फ्रॉम 4 एंड 5 x की वैल्यू क्या आने वाली है और z की वैल्यू क्या आने वाली है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे सोल्व करके। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया,
ये कैंसिल हो गया, इधर आएगा 2z प्लस 3z, 5z, 5z 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो इधर आ रहा 5z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, इधर 1 पुट किया तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, x इक्वल टू 2 आया। ये वैल्यू इसमें पुट करके एक बार चेक कर लेते कि करेक्ट है कि नहीं। x इक्वल टू 2 मतलब 4, z इक्वल टू 1 मतलब -3 इक्वल टू 1, यस करेक्ट है। ओके गाइज, इन दोनों को सोल्व किया ना, तो z इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 आ रहा है और y इक्वल टू -1 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, 2x प्लस वाई माइनस जेड। 2x यानी कि 2 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 2 है, प्लस y मतलब -1, ओके -1, माइनस जेड, जेड यानी कि -1 इक्वल टू कितना, कितना बन रहा 4 माइनस 2, 2, 2 आंसर है, ऑप्शन डी। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। इसको ओपन करके एक्स इक्वल टू बी के अकॉर्डिंग ओपन करके ये 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स बनेगा। इनको सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी और फिर इसमें पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 2। Question number 19. If A equal to this matrix and A into adjoint A equal to Ki, then the value of K plus 1 raised to 4 is। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या है ये पता है, ये एक रिलेशन है, A इंटू एडजेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आई, ऐसा होता है। ओके, ये कैसे आता है पता है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजेंट ऑफ A। अगर ये डिटर्मिनेंट ए लेफ्ट हैंड साइड में आया तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए। अब ये ए इनवर्स राइट हैंड साइड में गया तो ए बन जाता है, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए, और इधर होगा डिटर्मिनेंट ए, लेकिन ये कांस्टेंट है तो इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इधर मैट्रिक्स है तो इधर भी मैट्रिक्स बनेगा। ओके, ये इस तरह से रिलेशन आता है, इस तरह का मतलब के यानी कि डिटर्मिनेंट ए, के फाइंड करना मतलब डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना, इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना, फर्स्ट रो के लॉन्ग ओपन करेंगे इसको, ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका रो और कॉलम चला गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, आई थिंक 4 माइनस 4। ओके, फिर -2, ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये गया ये गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या बन रहा -4 -2, यस -4 -2, फिर आएगा +3, ये 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये गया ये गया, -2 -1, यस -2 -1। ओके, ये हो गया 0, इधर हो रहा है -6 -2, -6 इंटू -2 +3 इंटू -3। ओके, अच्छा कितना हो रहा है 12 -9, 12 -9 इज 3। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 3 मीन्स K इक्वल टू 3। अब K प्लस 1 रेज टू 4 फाइंड करना अपने को। ओके, क्या फाइंड करना है अपने को, फाइंड करना है K प्लस 1 होल रेज टू 4, यानी कि 3 प्लस 1 होल रेज टू 4 मतलब 4 रेज टू 4, 4 रेज टू 4 यानी कि 2 रेज टू 8 विच इज 256, 256, ऑप्शन डी। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑप्शन डी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 20। इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ओके ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है, A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0, देन लेमडा इक्वल टू कितना। ओके, यहाँ पे ये आयोटा है, आई मतलब आयोटा। ओके, अगर A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता मतलब डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 बना ना, बस और कुछ नहीं, लेमडा आयोटा, आयोटा माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनेगा माइनस लेमडा स्क्वायर, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1। ओके, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो ये बनेगा माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी कि लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मतलब लेमडा इक्वल टू +-1, बस ये बात है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये सारे आंसर्स भी है, आप चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं अपने आंसर, या फिर ये आंसर कहीं रॉन्ग नहीं है, ऐसा कुछ। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, वीडियो एंड करता हूँ मैं यहाँ।